जी अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? वीडियो नहीं ऑन करना, वो वीडियो की वजह से फिर थोड़े से वॉइस का प्रॉब्लम आता है। तो मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो एक दो लोग बताएं ज़रा मुझे हाथ खड़ा करके, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है। ओके, इसका मतलब आ रही है आवाज़, ठीक है, फाइन। लास्ट टाइम हमने एक हमारा मेन चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ है वो है प्रोबेबिलिटी का। ये जी प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की वो टेक्निक है जिसमें हम एग्जिस्टिंग डेटा की बेस पे कुछ इवेंट फ्यूचर में हैपनिंग होने को गेस करते हैं कि अगर ये इंफॉर्मेशन हमें अवेलेबल हो तो इन फ्यूचर ऐसा होने के क्या चांसेस हैं। तो फ्यूचर में हम उन चीजों को गेस करते हैं। लास्ट टाइम जो हमने डिस्कस किया था कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें दो स्टेजेस के ऊपर उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया जा रहा है। दो स्टेजेस से क्या मुराद है? मैंने एक छोटी सी एग्जांपल आपसे शेयर की थी कि फर्ज करें आपके पास 3 सेक्शन है टोटल, और हमने 3 सेक्शन में मुख्तलिफ स्टूडेंट्स हैं, और आइडिया यह है कि उनमें से रैंडमली एक स्टूडेंट सिर्फ पिक करना है, एक। अब एक मेथड या एक तरीकाकार तो ये था कि हम तीनों सेक्शन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी पेपर स्लिप्स लिख लें, बॉक्स में वो डाल दें, एंड देन रैंडमली एक स्लिप वहां से सिलेक्ट कर लें। तो हम अब कह सकते हैं कि इस तरह से हमने जो सिलेक्शन परफॉर्म की है वो सिंगल स्टेज थी, सिर्फ एक ही जगह पर अनसर्टेनिटी इन्वॉल्व थी कि देखिए जी किसका नाम जो है वो निकल आता है। तो एक ही पॉसिबिलिटी है कि किसका नाम जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। अब दो साइड की पॉसिबिलिटी कैसे है? फर्ज करें 3 सेक्शन है, हम 3 पेपर स्लिप्स बनाते हैं, एक के ऊपर ए लिख दिया, एक के ऊपर बी लिख दिया और एक के ऊपर सी लिख दिया। 3 पेपर स्लिप्स हमने जो है वो बनाई, 3 पेपर स्लिप्स। अब इन 3 पेपर स्लिप्स को सिलेक्ट करके और हमने एक बैग में डाल दिया। पेपर स्लिप पिक की एक कि जी कौन सा बॉक्स, कौन सा सेक्शन निकलेगा, पता नहीं कौन सा। पहली अनसर्टेनिटी ये आता है, बी आता है, सी आता है, ये पहली अनसर्टेनिटी है, पहली स्टेज है। चले जी एक सेक्शन सिलेक्ट हो गया है, आप कहेंगे ओके। अब उस सिलेक्टेड सेक्शन के जितने स्टूडेंट हैं 50 60, आप अब उनकी पेपर स्लिप्स बनाएं, दोबारा से एक पेपर स्लिप पिक करें। तो अब हम क्लेम करेंगे कि जी अब ये सेकंड पॉसिबिलिटी आ गई, या सेकंड स्टेज की। अब देखें जी किसका नाम निकलता है। तो पहले में क्या था, सारे स्टूडेंट एक ही दफा बैग में उनके नाम लिख दिया और एक पेपर स्लिप पिक की। एक सिर्फ एक स्टेज पर पॉसिबिलिटी थी अनसर्टेनिटी की। सेकंड में क्या किया, पहले सेक्शन सेलेक्ट किया कि देखिए जी किसका नाम जो है वो एक्चुअली यहां से पिक होता है। एंड देन फिर सेकंड स्टेज पे जाके हमने ये डिक्लेयर किया है कि जी अब किसका जो स्टूडेंट है उसका नाम निकला है। तो इसको मैंने कहा कि अगर इस तरह की इंफॉर्मेशन हो, और ऑब्वियसली एग्जाम में तो नहीं आपको कहेगा कि जी दिस इज अ सेकंड स्टेज एक्सपेरिमेंट, ये खुद हमें देखना है कि वो कह रहा है जी पहले बॉक्स सेलेक्ट करेंगे, फिर वो सिलेक्टेड बॉक्स एक बॉल सिलेक्ट करेंगे जैसे एग्जांपल में है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड बॉल सिलेक्ट होगा। तो हमें खुद इस चीज को गेस करना है, खुद इस चीज को हमें गेस करना होगा कि देखें जी पहले तो बॉक्स सिलेक्ट हो रहा है और फिर सिलेक्टेड बॉक्स से उसमें से बैग जो है वो सिलेक्ट किया जा रहा है। इस डेटा सेट को अगर आप एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिख ले, जिसको मैं टी डायग्राम बोलता हूं, क्योंकि पहली स्टेज समझ ले रूट से जितनी पहली स्टेज है, इस एग्जांपल में अगर 3 बॉक्सेस सिलेक्ट करने हैं तो पहले 3 ब्रांचेस बनाएंगे और फिर उसके बाद सिर्फ 2, एक जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जो आप इवेंट कह दे ये हमारा इवेंट है, एक तो वो होगा जो हमारा इवेंट है, एक तो वो चीज होगी जो हमारा इवेंट कहलाएगा। अब जब इवेंट की आप बात करेंगे तो उसके बाद पॉसिबिलिटी क्या है कि या वो इवेंट आएगा या वो नहीं आएगा, दो ही पॉसिबिलिटी। तो मैंने टी डायग्राम में पहले बनाई 3 ब्रांचेस, 1 2 3। बॉक्स 1 सिलेक्ट होने का चांस, आप कहेंगे 3 बॉक्स हैं, सब एक का चांस बराबर है, हम ये नहीं कह सकते कि बॉक्स 1 के सिलेक्ट होने का ज्यादा चांस है, बॉक्स 2 का कम है, तो इसलिए 1/3। और साथ मैंने कहा था कि हर ब्रांच के ऊपर अगर आप प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे तो वो 1 आना चाहिए, क्योंकि 3 ही 2 बॉक्स हैं, तीनों में से कोई एक बॉक्स जो है वो सिलेक्ट हो सकता है। फिर विद इन अ बॉक्स
रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आप कैलकुलेट करेंगे। रेड बॉल क्यों? हमारी इंटरेस्ट है, मेंशन है कि इवेंट सिलेक्टेड इज अ रेड बॉल। हर बॉक्स के अंदर, तो हर बॉक्स के अंदर रेड बॉल, ये 5/12 हो जाएगा, ये 4/12 हो जाएगा, ये 3/12 हो जाएगा। हर बॉक्स के अंदर उसकी जो स्पेसिफिक प्रोबेबिलिटीज हैं वो आ जाएंगी। और उसके बाद अब एक्चुअली इसमें दो क्वेश्चन आएंगे, या तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन होगा या ये बेस थ्योरम होगा। बेस थ्योरम समझ लें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और मैंने एक हिंट ये किया था आपको कि अगर तो वो आपसे सेकंड स्टेज की थी बॉल सेलेक्ट करना, अगर तो वो सेकंड स्टेज के बाद की प्रोबेबिलिटी पूछता है, जैसे उसने कहा था फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, पहली स्टेज पर बॉक्स सेलेक्ट हुआ है, ये पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज पे जाके बॉल सेलेक्ट हुआ है, और वो जो प्रोबेबिलिटी आपको पूछ रहा है वो सेकंड स्टेज की पूछ रहा है, सेकंड स्टेज की। तो प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड, तो आपने क्या करना है, पहली बॉक्स की प्रोबेबिलिटी ऑन फर्स्ट स्टेज विच इज 1/3 मल्टीप्लाई विथ 5/12। आप ये ऐसा समझ लें कि अगर मैं इसको रीड करूं तो ये मैं रीड ऐसे कर रहा हूं, बॉक्स 1 इज सिलेक्टेड 1/3 एंड, और एंड की वजह से क्या आता है, मल्टीप्लीकेशन, एंड रेड बॉल फ्रॉम इट, बॉक्स 1 एंड रेड बॉल। और हमें पता जब एंड का वर्ड आता है प्रोबेबिलिटी में तो हमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो एक सिचुएशन ये हो सकती है कि बॉक्स 1 सिलेक्ट किया जाए, सिलेक्ट हो, और उसमें से रेड बॉल जो है वो आ जाए, और जब भी और का वर्ड आएगा तो प्लस, बॉक्स 2 एंड रेड बॉल फ्रॉम इट, और बॉक्स 3 एंड रेड बॉल फ्रॉम इट। और इसके बाद आप इन सबको ऐड कर लेंगे, तो इसे हम कहेंगे कि ये आपके पास टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो देन दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, कि ये टोटल प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो आपके पास ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज जो है वो कैलकुलेट हो जाएंगी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज, ठीक है जी। तो ये मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज कर दिया है। देन लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो हमारे पास है। अब इसमें सेकंड जो प्रॉब्लम आ सकता है, सेकंड जो प्रॉब्लम आ सकता है पॉसिबली, वो हो सकता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, इसकी प्रोबेबिलिटी नहीं पूछ रहा, आपको बता रहा है कि जी एक बॉक्स सेलेक्ट किया, सिलेक्टेड बॉक्स से बॉल सेलेक्ट किया, एंड इफ द सिलेक्टेड बॉल इज अ रेड बॉल, नो द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल विद यू, selected ball is a red ball, this information is available with you, and one want to find the probability. What is the probability it came from box 1? Remember, box 1 is on the first stage. So what happened after the second stage? It is given to you, it is available with you. So this information is available, ball drawn is red, this information is available with you, and we have to find the probability it came from box 1. So boxes is on the first stage. It means what happened after the second stage, this information is already available. By using that information, we have to find the probability of the first stage event, that is the boxes. So probability, if the ball drawn is red, what is the probability it came from box 1? Just like conditional probability. तो आप कह सकते हो कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, लेकिन 2 स्टेज के एक्सपेरिमेंट में थॉमस बेस, जिस स्टैटिस्टिशियन ने इसका आइडिया दिया था, उसी नेम से हम इसे बेस थ्योरम भी कह देते हैं। तो याद रखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन मैं जरा आइडेंटिफाई करने के लिए कि जी टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ सकता है ट्री डायग्राम में, या बेस थ्योरम। अगर तो वो सेकंड स्टेज की प्रोबेबिलिटी पूछता है तो इसका मतलब है जो पिछला क्वेश्चन था टोटल प्रोबेबिलिटी वाला वो करना है। और अगर वो सेकंड स्टेज की इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करे, पहली स्टेज की इंफॉर्मेशन पूछता है, तो इसका मतलब है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यानी कि हमें क्या यूज करना है, हमें जो है वो बेस थ्योरम जो है वो एक्चुअली यूज करना होगा। बेस थ्योरम जो है वो हमें यूज करना है। तो ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा।
लाइक दिस वन, वही टी डायग्राम है। तो बॉक्स वन, न्यूमिनेटर में आपने जिससे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है उसको मल्टीप्लाई कर दें, और डिनोमिनेटर में सारे टोटल प्रोबेबिलिटी डिनोमिनेटर में आ जाएगी, लाइक दिस वन, एंड देन आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से अब ये एग्जांपल है अ फैक्ट्री, और ये शायद एग्जाम में भी आई हुई है, ये आपके एग्जाम में ये प्रॉब्लम आया हुआ है। A factory produces its entire output by 3 machines. कोई फैक्ट्री है, प्रोडक्शन हो रही है, और उस फैक्ट्री की जितनी प्रोडक्शन है, कोई टॉयज कह लें, कोई कंपोनेंट कह लें, 3 मशीनें वहां लगी हुई हैं। मशीन 1, 2 and 3 प्रोड्यूस 50%, 30% एंड 20% ऑफ द आउटपुट। यानी कि जो मशीन्स प्रोडक्शन कर रही हैं उनमें जो मशीन 1 है वो अगर टोटल 100 आइटम उस फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर होते हैं, आउट ऑफ दैट 50 आइटम प्रोड्यूस्ड बाय मशीन 1, इट मींस इट इज अ बिगर मशीन। 30 आइटम बाय मशीन 2, little bit smaller than the first one, and the 20 items manufactured by the third machine, it means much smaller than the first 2 machines. तो इक्वल प्रोडक्शन नहीं कर रही मशीन 1, आधी प्रोडक्शन तो मशीन 1 ही कर रही है, बड़ी मशीन है 50 आइटम तो वही बना रही है, और मशीन 2 100 में से 30 आइटम वो बना रही है, मशीन 3 100 में से 20 आइटम वो बढ़ा रही है। तो जो टोटल आउटपुट है 3 मशीन से मैन्युफैक्चर हो रही है, लेकिन तीनों जो मशीन्स हैं वो इक्वल नंबर में मैन्युफैक्चरिंग जो है वो नहीं कर रही। आउटपुट वेयर 4%, 2% and 4% of their outputs are defective. मशीन 1 50% आइटम बनाती है और उस 50% आइटम में से 4% आइटम डिफेक्टिव हो जाते हैं, खराब वो बना देती है। यानी कि आधी प्रोडक्शन करती है 50%, 50 में से 4% आइटम जो है वो डिफेक्टिव। मशीन 2 30% आइटम मैन्युफैक्चर करती है, उसमें से 2% डिफेक्टिव बनाती है वो। मशीन 3 20% आइटम सिर्फ बनाती है, लेकिन उसमें से 4% जो है वो डिफेक्टिव आइटम जो है वो उसके बन जाते हैं, और आउटपुट आर डिफेक्टिव। अब देखें ये 2 स्टेज के, अगर मैं इसको रीड करता हूं क्वेश्चन को, इफ एन आइटम इज सिलेक्टेड, अगर आइटम हमने इसमें से सिलेक्ट करना है, एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव, what is the probability that machine 2 produced that item? पहले तो हमें सोचना है कि ये 2 स्टेजेस के ऊपर एक्सपेरिमेंट क्यों है। देखिए परसेंटेज को आप प्रोबेबिलिटी को आप परसेंटेज फॉर्म में भी मेंशन कर सकते हैं, तो आप समझ लें ये प्रोबेबिलिटी परसेंटेज फॉर्म में ही यहां पर एक्चुअली मेंशन की हुई है। तो पहले तो आएगी जो आइटम सिलेक्ट करना है, ठीक है, वो किस मशीन ने बनाया, वी डोंट नो। तो पहली प्रोबेबिलिटी तो ये है कि आइटम जो सिलेक्ट होगा वो किस मशीन का बना हुआ आइटम है, कोई पता नहीं है। आइटम जो सिलेक्ट होगा वो या तो डिफेक्टिव होगा या नहीं। तो 2 स्टेजेस आ गई कि जी आइटम जो सिलेक्ट होना है वो किस मशीन ने बनाया है, आइटम जो सिलेक्ट होना है वो डिफेक्टिव है भी नहीं। तो ये 2 स्टेज की प्रोबेबिलिटीज आ गई। आसान है, पहली स्टेज पर आप वो रखेंगे जिस परसेंटेज के साथ सिर्फ एक इंफॉर्मेशन अटैच है। देखें 50% आइटम डिफेक्ट मशीन्स ने बनाए हैं, इसका मतलब इसके साथ सिर्फ एक इंफॉर्मेशन अटैच है कि जी इतने % आइटम मशीन ने बनाए हैं। 50% आइटम का मतलब है 0.5 आइटम। अगर एक बनाती है, एक आइटम टोटल बनता है, तो मशीन 1 उसमें से 0.5 आइटम्स बनाती है, मशीन 2 0.3 आइटम्स बनाती है, मशीन 3 0.2 आइटम्स बनाती है। इन सब को सम करें 1 आना चाहिए, 1 है। अब ये जो 4% है ये क्या चीज है, ये डिफेक्टिव फ्रॉम आउटपुट है। जो आउटपुट बन चुकी है उसमें से 4%। तो मैं कहूंगा इसके साथ 2 इंफॉर्मेशन अटैच हैं। एक आउटपुट, ऐसी आउटपुट जो डिफेक्टिव हो। मशीन 1 की आउटपुट जो कि 50% है, उसमें से 4% जो है वो डिफेक्टिव है। तो आप कह सकते हो ये गुड आइटम बनाती है, 96% मशीन 1 गुड आइटम बनाती है।
सिमिलरली मशीन 2 2% अगर डिफेक्टिव बनाती है तो 98% वो गुड आइटम बनाती है। मैंने इसको डॉटेड लाइन से लिखने का मतलब है, ना भी लिखे दैट्स फाइन, मैं कहीं यूज भी नहीं करूंगा, लेकिन जरा थोड़े से ट्री जो है वो बैलेंस बन जाएगी, समझ लें कि ट्री जो है वो थोड़ा सा बैलेंस फॉर्म में जो है वो हमारे पास आ जाएगी। एंड सिमिलरली फॉर द थर्ड वन। अब ये ट्री डायग्राम में आपने डेटे को प्लेस कर लिया है, और अब ये क्वेश्चन ये है कि जी क्या ये टोटल प्रोबेबिलिटी है या ये बेस थ्योरम है। आइटम सेकंड स्टेज पर है, मशीन फर्स्ट स्टेज पर है। बस यही देख लिया करें कि प्रोबेबिलिटी जो उसने पूछी हुई है वो सेकंड स्टेज की पूछी हुई तो टोटल प्रोबेबिलिटी लग जाएगा, और अगर वो फर्स्ट स्टेज की पूछी हुई है तो इसका मतलब है कि वो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि बेस थ्योरम लग जाएगा। अब पढ़ते हैं, इफ एन आइटम इज सिलेक्टेड एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। आइटम सिलेक्ट किया जो कि सेकंड स्टेज थी, और पता चला थे वो तो डिफेक्टिव प्रोड्यूस हुआ है। अब उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं कैलकुलेट कर रहा, वो बता रहा है इफ एन आइटम इज सिलेक्टेड। अगर तो कहता ना इफ एन आइटम इज सिलेक्टेड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज डिफेक्टिव, तो आपने कहना था कि आइटम सेकंड स्टेज पे सिलेक्ट हुआ है और उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि वो डिफेक्टिव है, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो बता रहा है इफ एन आइटम इज सिलेक्टेड एंड फाउंड टू बी डिफेक्टिव। प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मशीन टू प्रोड्यूस दैट आइटम, मशीन टू प्रोड्यूस दैट आइटम, कि वो जो एक आइटम डिफेक्टिव हमें मिल गया है, क्या चांस है, लाजमी तो नहीं है, पता नहीं किस मशीन ने बनाया, कहता है क्या चांस है कि अगर हम एक आइटम सिलेक्ट करें पूरी आउटपुट में से, वो अगर डिफेक्टिव निकल आए तो क्या चांस है कि वो आइटम जो डिफेक्टिव आएगा वो मशीन 2 का है। अब जो प्रोबेबिलिटी हमसे पूछी जा रही है वो पूछी जा रही है मशीन की जो कि पहली स्टेज पर है। दूसरी स्टेज पर आइटम सिलेक्ट हुआ था, वो इंफॉर्मेशन हमें बता रहा है। इसका मतलब है कि उसने हमें इंफॉर्मेशन बता दिया है कि आइटम जो है वो डिफेक्टिव सिलेक्ट हो चुका है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो मशीन 2 ने वो आइटम सिलेक्ट किया था। इसका मतलब है दिस इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, एंड इन ट्री डायग्राम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मींस बेस थ्योरम। तो दिस वन इज द बेस थ्योरम। न्यूमिनेटर में आप क्या करेंगे, न्यूमिनेटर में आप चीज मल्टीप्लाई करेंगे, जो न्यूमिनेटर में है, चूंकि मशीन 2 है तो मैंने सिर्फ मशीन 2 को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर में टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यानी कि सब जो है वो सबके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये एग्जाम का प्रॉब्लम था, इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं समझता हूं कि शायद जरूर किसी ना किसी तरह से ये है, तो पहले हमें ज़ाहिरा यही पहचानना होगा कि क्या ये प्रॉब्लम जो है वो 2 स्टेजेस पर है। हाँ बिल्कुल, पहले वो प्रोडक्शन की बात कर रहा है, ये एक अनसर्टेनिटी है कि वो प्रोडक्शन कितनी कितनी होगी, परसेंटेज इन्वॉल्व है, फिर उस प्रोडक्शन में से एक और इंफॉर्मेशन निकल रही है, सेकंड स्टेज पर है कि जी आइटम जो प्रोडक्शन का होगा वो डिफेक्टिव होगा या नहीं। चले जी, ये क्वेश्चन अब आपने अटेम्प्ट करना है। ये क्वेश्चन कुछ ऑलमोस्ट इसी किस्म का ही है जिस तरह से हमने पहले अटेम्प्ट किया था, लेकिन बी केयरफुल कि इसमें थोड़ी इंफॉर्मेशन है आपके पास। करें इसको अटेम्प्ट, शाबाश, देखते हैं कौन इसे कर पाता है। पिछली मैंने कहा था 3 मशीनें प्रोड्यूस करती हैं, यहां मैंने कह दिया कि पूरी जो आउटपुट है वो 2 मशीनें प्रोड्यूस कर रही है। तो करें शाबाश इसको अटेम्प्ट।
हाँ जी, कितने लोगों ने फर्स्ट पार्ट अटेम्प्ट किया है? किया किसी ने फर्स्ट वन? नो वन? चले, अभी भी मैं इसे सॉल्व नहीं करूंगा, मैं हिंट दूंगा ताकि आप भी थोड़ा सा मेरे साथ चलें। A factory produces its entire output by two machines. दो मशीन से आउटपुट प्रोड्यूस हो रही है। दो पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हमारे पास आ जाएंगी। मशीन वन, machine 2. A factory produces its entire output by two machine. Machine 1 produces twice as many items as produced by machine 2. Yes. पता नहीं कितने आइटम बनाती, बता दो दिया, दुगने बनाती है। मशीन 1 ने twice as many items as produced by, पिछले एग्जांपल में वो मैंने जरा प्रोबेबिलिटी समझने कैलकुलेट करके दे दी कि जी 50%, 30%, 20%, अब भी बताया कितने कितने बना रही है। अच्छा, मशीन 1 एंड 2 प्रोड्यूसेस 9% डिफेक्टिव। चलें, ये तो बिल्कुल ही क्लियर हमें है कि जी ये तो 9% और बाकी जो 81% है वो नॉन डिफेक्टिव है। मशीन 2 12% डिफेक्टिव 0.12 और बाकी जो है वो नॉन डिफेक्टिव या गुड कह दे उसे 88%। ये तो चले बात क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन है मशीन 1 और मशीन 2, यहां लिखनी होती है प्रोबेबिलिटी। ये दिया हुआ है नंबर, मशीन 2, मशीन 1 और मशीन 2, ये नंबर दिया हुआ है। अब थोड़ा सा रिकॉल करें, इस तरह की एक्सरसाइज हमने पहले भी की थी। अब यहां नंबर से तो प्रोबेबिलिटी बना सकते हैं। ये एक लिंक दिया हुआ है, मशीन 2 प्रोड्यूस एज मेनी आइटम्स एज मशीन 2। हमें नहीं पता कितने आइटम बना रही, आप इसे 1 कह दें तो फिर ये 2 बनाएगी, हो गया ना ट्वाइस। कोई मसला नहीं है, आप इसे 10 कर दे तो ये 20, 2 कर दे तो 4 कर दें, 5 कर दे तो 10 कर दे। बस मशीन 1 को आपने ट्वाइस रखना है। मशीन 1 को आपने, मशीन 1 के आइटम्स को आपने ट्वाइस रखना है, बस ये इसकी आपने केयर करनी है। वो 2 रख दें, 4 रख दें, 6 रख दें, वो कोई इशू नहीं है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जी आपने कितने आइटम्स जो हैं वो वहां पर जो है वो रखे हुए हैं, वो प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब फर्ज करें मैं कह देता हूं कि जी ये 1 और 2 आइटम्स हैं, तो देन इट्स ओके। अब टोटल आइटम्स बन जाएंगे 3। मशीन 1 के आइटम प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी 2/3 और मशीन 2 के प्रोड्यूस करने की प्रोबेबिलिटी 1/3। देखें टोटल 1 बन गया, ठीक है ना। यही इसमें थोड़ा सा था कि हमें प्रोबेबिलिटीज तो नहीं दी गई लेकिन आइटम प्रोडक्शन दे दिए गए। ओके, तो हमने खुद ये सारी की सारी फिर मैन्युफैक्चरिंग कर ली कि अगर आइटम प्रोड्यूसन दे दिए गए हैं तो देन हम इसकी प्रोबेबिलिटीज जो है वो कैलकुलेट करके एंड देन बता सकते हैं कि क्या क्या इसकी जो है वो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक, तो ये तो चले टी डायग्राम हमने मैन्युफैक्चर कर ली, बना दी, हमें समझ आ गई कि किस तरह से हमने टी डायग्राम जो है वो एक्चुअली बनानी है। तो टी डायग्राम हमने बना दी। ठीक, 2/3, 1/3 वो बता दिया आपको किस तरह से। मशीन 1 डिफेक्टिव आइटम 9%, गुड आइटम 91%। मशीन 2 डिफेक्टिव आइटम 12%, गुड आइटम 88%। अब क्वेश्चन है कि जी अच्छा, अगर जो प्रॉब्लम है हमने सॉल्व करना है कि वेदर इट इज अ प्रॉब्लम ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और अ बेस थ्योरम और इट इज टोटल प्रोबेबिलिटी। If the probability is relevant to the second stage, what will happen after the second stage? Then it is total probability. If what will happen after the second stage is given to you, is available with you, but we have to find the probability of the event at the first stage, then it is a Bayes theorem. Now read the statement. If an item is selected and if the question was find its probability it is defective, then it is total probability.
but the question is, if an item is selected and found to be defective, so this information is available with you. Okay, if we select that item, an item is defective, not its probability, but it is available to you. Item is defective. Now the probability is that, what is the probability that it came from machine 2? So it means it is a problem of conditional probability, that is the Bayes theorem. So the item is defective, this information is available with you. What is the probability it came from machine 2? In numerator, multiply these probabilities in numerator, and in denominator multiply all the probabilities. 2 by 3 with 0.09 and then 1 by 3 with this one. So the first question, be careful whether it is a conditional probability or a Bayes theorem if the information after the second stage is available and the probabilities regarding the item in the first stage, event in the first stage, but in the second. If an item is selected, now what is the probability that item is not defective? Now in this question, we have to find the probability regarding the item, and item selection is on the second stage. So it means that item is on the second stage, we have to find its probability that is on the second stage. So it means this is a problem of total probability. अच्छा, अब यहां पर total probability में देखें, हमें जो probability, this is the total probability, वो defective की नहीं find करनी, किसकी find करनी है? Not defective की. अब हमारा जो event of interest है, जिसकी probability find करनी है, वो है not defective, और टोटल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो आपने अब इसको इससे नहीं मल्टीप्लाई करना, क्योंकि हमारा अब इवेंट ऑफ इंटरेस्ट ये वाला है. तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अब हमारा इवेंट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एक्चुअली नॉट डिफेक्टिव वाला जो है वो आ रहा है. तो नॉट डिफेक्टिव, तो 2/3, ये 2/3 मल्टीप्लाई विद नॉट डिफेक्टिव आइटम्स. देखना इस वक्त ये यूज हो गया. And 1/3 multiply with not defective item, which is 0.88. और लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी आप यूज कर सकते थे कि जी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट डिफेक्टिव कैलकुलेट करनी है, तो आप कहें जी हमने डिफेक्टिव की फर्ज करें, हमें पता है, तो ठीक है, दैट्स फाइन. तो देखिए मैंने फिर उसे 1 में से माइनस कर दिया है. अब डिफेक्टिव की कैलकुलेट की है. 2/3 with 0.09, 1/3 with 0.12, ये डिफेक्टिव की है. फर्ज करें आप कहते हैं हमने अगर नॉन डिफेक्टिव नहीं लिखा लेकिन एग्जामिनर ने पूछ लिया है, तो ठीक है, आप लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट यूज कर लें, ठीक है ना. तो बहरहाल ये 3 क्वेश्चन जो आपसे शेयर किए गए हैं, ये तीनों के तीनों एग्जाम के प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि ऑलरेडी आपके एग्जाम में ये आ चुके हैं और आ रहे हैं. स्टूडेंट बता रहे हैं कि हाँ जी, वो जी जिस तरह से आपने हमें क्लास में वो टी डायग्राम के रेलेवेंट था, तो उसी तरह के हाजी फैक्ट्री प्रोड्यूसेस दिस मच. तो दिस इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको जरा थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे. तो यहां तक तो एक बेसिक प्रोबेबिलिटी का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है. अच्छा, साथ ना मैं एक्चुअली आपको इंडिकेट करना मैं भूल गया, अदरवाइज तो मुझे चाहिए था कि मैं आपको ईद हॉलीडेज जो हुई थी उससे पहले ही इन्फॉर्म करता, ताकि आप प्रॉपरली उन छुट्टियों को एडवांटेज लेते, क्योंकि 6-7 वहां पर था. देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले भी आपको इंडिकेट कर रहा हूं, बता रहा हूं कि यहाँ पर जो स्टडी सिस्टम है ना, सीए में आप कह लें, प्रोफेशनल स्टडीज में, ये डिफरेंट होता है. मतलब एफएससी में बच्चों की आदत होती है जी वो छुट्टी हो जाए हम ना ही पढ़ें, ये वो है. देखिए इस लेवल पर अब माशाल्लाह आप प्रोफेशनल स्टडीज में आ गए हैं, तो एक तो ना डेज की हमें कोई केयर नहीं होनी चाहिए कि आज संडे है कि मंडे है कि ट्यूसडे है कि वेडनेसडे है. टाइम की केयर नहीं होनी चाहिए. मैं बता तो रहा हूं आपको, अभी तो रमजान में चलें, इतनी ज्यादा गर्मी नहीं थी और आप लोगों ने एक्चुअली कॉलेज नहीं आना था. अदरवाइज हम रमजान की जो हमारी पहली ट्रेडिशनल थी वो ये थी कि हम सहरी के बाद, और लोग स्टूडेंट प्रेफर करते थे, कहते एक तो सर वो गर्मी कम होती है और दूसरा ये 8, 8:30 बजे हम घरों को जाते हैं आराम से, फिर जो भी हम सो के और देन 12, 1, 2 बजे उठ के हम अपनी स्टडीज कर लेते थे. तो देन कभी
कभी ये हुआ है कि किसी कॉलेज में सैरी के बाद क्लासेस हो रही हो? तो इस कॉलेज में तो होती रही हैं। तो ये थोड़ा सा ना मैंने आपको कहा संडे को क्लासेस होती रही हैं, जब कोई ऐसा छुट्टियां आ जाती थी, एग्जाम बच्चों के करीब आ जाते थे। देखें, टीचर सेक्रीफाइस करता है, आपको नहीं, शायद टीचर को उससे भी ज्यादा छुट्टी की जरूरत होती है। आप तो अपनी छुट्टी है ना, हमारी भी एक फैमिली है, हम भी 6-7 दिन कॉलेजेस में रहते हैं, 6-6 दिन रहते हैं, एक दिन हमने घर अपने बच्चों को भी देना होता है, और वो भी आप अब भी हमारे बच्चे हो ना, तो उनको सेक्रीफाइस करके हम अपना टाइम भी आपको दे देते हैं कि चले जी ये कौम के किसी तरह से बच जाए। तो बच्चे ये थोड़ा सा ये जी फलां छुट्टी हो जानी चाहिए, फलां छुट्टी हो जानी चाहिए, टीचर को तो उससे भी ज्यादा छुट्टी रिक्वायर होती है, हम तो उससे भी ज्यादा हैप्पी होते हैं, लेकिन आपसे ज्यादा शायद हमें फिक्र होती है कि मैनेज करना हमें मसला होता है कि अच्छा ये कोर्स है, कहीं बच्चे पीछे ना रह जाएं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो हमें थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप ना ये ना किया करें कि जी फलां छुट्टी आ गई है। हाँ, जो नहीं वो मतलब करना चाहता, देखिए मेरे हाथ में डंडा तो नहीं है कि मैं उसको पनिश करता हूँ, मारूंगा मैं उसको, ये करूंगा वो करूंगा, वो आपकी मर्जी है। मेरी कोशिश होनी चाहिए कि आप मैक्सिमम जो है वो सीधे रास्ते पे जिसे कहने हैं, लेकिन अगर वो खुद ही बिगड़ा हुआ है, वो नहीं पढ़ना चाहता, तो मैं उसको सॉरी टू से मैं उसको पनिश करके तो नहीं ला सकता ना, उसको मैं बीट करके मार के तो नहीं ला सकता। ये तो अब आपकी अपनी चॉइसेस है, ठीक है ना। तो ये टेस्ट वगैरह में ना ऐसे ना आप छुट्टी का और ये वो नहीं किया करेंगे। एक तो ये है कि आपका नेक्स्ट क्लास टेस्ट होगा, मुझे इससे पहले ही बता देना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हम आपको गैप देते हैं, और उसमें 2 टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। एक इंडेक्स नंबर का, क्योंकि उससे पहले वाला हम कर चुके हैं, तो एक टॉपिक हम जो डिस्कस करेंगे वो होगा इंडेक्स नंबर का। वो इंडेक्स नंबर का टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे, और दूसरा टॉपिक जो होगा रिग्रेशन एंड, ये एक्चुअली ना एक ही टॉपिक है, वो 2 लैदा से लिखे हुए हैं, लेकिन टॉपिक एक्चुअली यही है, रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो आपका आई कैप है वो कहता है जी 10% तो सिर्फ इस रिग्रेशन कोरिलेशन में ही आएगा। अब आता है या नहीं आता मुझे तो इसका आइडिया नहीं है, लेकिन बहरहाल उसने अपने एग्जाम में ये चीज मेंशन की हुई है कि 10% जो है वो रिग्रेशन और कोरिलेशन में ही सी है। हाँ, ये इंडेक्स नंबर का एक्चुअली स्टूडेंट बोलते हैं कि जी कम आता है, 1-2% के प्रॉब्लम आते हैं, तो बहरहाल लेकिन रिग्रेशन कोरिलेशन इज इंपॉर्टेंट, आपने इसको प्रिपेयर करना है। और देखिए अब कॉलेज तो आ नहीं रहे, तो ये मत कहिएगा कि जी फलां सैटरडे को हमारा तो ऑफ होता है, तो आप घरों में बैठे हुए हैं, ठीक है ना। तो सैटरडे को, ताकि हमारी क्लास डिस्टर्ब ना हो, हम अपनी रूटीन की क्लास पढ़ें, तो टाइमिंग मैं देख के कॉलेज वालों से देख के आपको मेंशन कर दूंगा। तो ऑन सैटरडे जो है ये आपका क्लास टेस्ट होगा, इसमें से उसी तरह से ही आपको आपके आपके ईमेल एड्रेस पे टेस्ट आ जाएगा, एंड देन एक स्पेसिफिक टाइम पे मैं आपको पासवर्ड आपका जो है वो कम्युनिकेट कर दूंगा, और देन आपका जो टेस्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, जिसने टेस्ट में अपीयर होना है, जो अपने आप को चाहता है सीरियसली टेस्ट करना, दैट्स ओके फाइन, और जो कहता है नहीं जी सैटरडे को तो हमारी छुट्टी होती है, तो ठीक है ना अटेम्प्ट करे टेस्ट, वो उसकी अपनी ऑप्शन है ना। थोड़ा सा ये चीज है। अच्छा, दूसरा ये जो मैंने आपको बोलना था, एक्चुअली ये जो आपका क्यूटी का कोर्स है, इंट्रोडक्शन इंट्रो में भी मैंने ये आपको एक्सप्लेन किया था, ये एक्चुअली 2 कोर्स उन्होंने इकट्ठे किए हुए हैं, शायद अगली दफा से ये कर भी अलग-अलग थे। 50 मार्क्स का उन्होंने मैथ्स किया हुआ है, और 50 ही मार्क्स का उन्होंने स्टैट्स का कोर्स जो है वो मेंशन किया हुआ है, लेकिन पेपर उन्होंने एक कर दिया 100 मार्क्स का। आप अगर अपना इंग्लिश का पेपर देखें तो वो महज 50 मार्क्स का है, आपका जो बीसी है वो 50 है, आईटी 50 है, तो ये भी 50-50 के 2 ही पेपर थे, लेकिन सिर्फ किया उन्होंने ये है कि पेपर ये 2 थे, लेकिन एग्जाम में उनको उन्होंने इकट्ठा करके एक ही पेपर आपसे लेते हैं क्यूटी, लेकिन पेपर 2 थे। तो मुख्तलिफ जो कॉलेजेस हैं उनमें वो सेपरेट टीच करते हैं, लेकिन मैं चूंकि मेरा डिपार्टमेंट ही मैथ एंड स्टैट्स है यूनिवर्सिटी में, और मेरे दोनों सब्जेक्ट ही मेरे हैं, तो आई वुड प्रेफर कि मैं दोनों सब्जेक्ट ही टीच करता हूँ। तो हम अभी तक तो सिर्फ स्टैट्स का ही टीच कर रहे थे,
वो इसलिए कि मेरा ख्याल था कि शायद ये जो भी आजकल कोरोना का ये सारा सिस्टम चला हुआ है ये थोड़ा सा ऑफ हो जाएगा, देन आप फिजिकली कॉलेज जाएंगे तो फिर मैं मैथ का पोर्शन जो है वो आपके साथ फिजिकली कॉलेज में स्टार्ट करूंगा। लेकिन मुझे कल ही कॉलेज ने इन्फॉर्म किया तो कि शायद गवर्नमेंट ने तो इसको अगस्त तक जो है वो बैन कर दिया है, तो अब हम लेट हो जाएंगे, तो इसलिए हम अब मैथ की क्लास भी सेम टाइम हमें करनी पड़ रही है। तो टाइमिंग अलबत्ता मैंने स्टैटिस्टिक्स की जो 1 आवर की थी 1.5 आवर की थी उसे मैंने रिड्यूस करके जो है वो 1 आवर स्टैट्स कर दिया है और 1 आवर जो है वो आपका मैथ का होगा। तो अब आपके यानी कि स्टैट्स की क्लास अब जो है वो टाइमिंग आपको बहाल अभी 1-2 दिन के बाद, कॉलेज वाले कह रहे हैं कि हम थोड़ा सा टाइम टेबल मैनेज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर भी तो इशू है ना, बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं और हमारे पास सिर्फ 2 रूम्स हैं ऑनलाइन क्लासेस करने के लिए। तो ये फिर कॉलेज वाले एफएससी को भी ऑनलाइन कर रहे हैं, इनकी बीएससी भी ऑनलाइन है, कैफ अगला लेवल ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन है। तो हमें तो खुद इतना प्रॉब्लम आता है, टीचर एक दूसरे के जो वेट कर रहे होते हैं कि जैसे ही क्लास एंड करती है तो कभी कभी वो टेक्निकल इशू आ जाते हैं एंड यू हैव टू वेट। तो याद रखें टीचर को उससे ज्यादा वेट करना पड़ता है, समटाइम में 1-1 1.5 घंटा में मुझे वेट करना पड़ता है फिर जाके मेरी क्लास ऑनलाइन होती है ना। तो ये थोड़ा सा ना आप इसकी केयर किया करें। तो टाइमिंग अलबत्ता आपको बता दी जाएगी, तो 1 आवर की है और 1 आवर की आपकी अब स्टैट्स की क्लास हुआ करेगी। टाइमिंग आपको इन्फॉर्म कर देंगे, देयर विल बी अ ब्रेक ताकि वो रिकॉर्डिंग भी होती है तो रिकॉर्डिंग भी हो जाए। और दूसरा मेरा ख्याल है कि आपको पास जो मैथ्स के नोट्स होंगे, जिस तरह से स्टैट्स का स्टडी मटेरियल आप कॉलेज से लेकर गए हैं इसी तरह से मैथ्स के भी आपके पास नोट्स होंगे। तो मुझे जरा आप थोड़ा सा हाथ के इशारे से बताएंगे कि क्या आपके पास मैथमेटिक्स के नोट्स अवेलेबल हैं? किन किन के पास मैथमेटिक्स के नोट्स भी अवेलेबल है? मेनली इसका मतलब है कि आपके पास दोनों नोट्स अवेलेबल है। ओके, अगेन उसी तरह से आपने कोशिश करनी है, कॉपी पेंसिल आपने अपने साथ रखा करनी है। और मैं जिस तरह से कुछ क्वेश्चन आज भी कुछ करवा रहा हूं, अब देखें मुझे तो एक्चुअली जब ये फिजिकल क्लास होती थी हमारी यहाँ पर कॉलेज में, जब स्टूडेंट आके पढ़ते थे तो बिल्कुल यही पैटर्न मेरा होता था कि मैं थोड़ा सा लेक्चर करता था, फिर एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मैं कहता था अब आप सॉल्व करो। लेकिन उधर मुझे एडवांटेज ये था कि मैं क्लास में थोड़ा सा राउंड करता था और देखता था कि क्या स्टूडेंट जो है वो गलत तो नहीं कर रहे, मैं उनको गाइड कर देता था। यहाँ पर मुझे ये जरूर इशू आ रहा है कि जब आप सॉल्व कर रहे होते हो तो मुझे इस चीज का बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि किस स्टूडेंट को क्या 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 वो सोल्यूशन में गलती कर रहा है। वे तो एट द एंड ही जो है, तो ये एक पॉसिबिलिटी जरूर है। चूंकि अभी आप इतना यूज टू नहीं हो, अदर इसका भी सोल्यूशन है। और इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप मतलब जो भी है किसी तरह से अपना वर्किंग को कंप्यूटर पे ले आए, लाइक जो पेज पे काम कर रहे हैं उसको स्कैन करके अगर आप कंप्यूटर पे ले आए तो मैं आपको शेयर लिंक करवा सकता हूं, आप भी अपनी स्क्रीन शेयर मेरे साथ कर सकते हो। तो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो आ रहा होगा आप भी शेयर कर सकते हो, तो वो भी इधर आ सकता था। लेकिन जाहिर है उसके लिए फिर एफर्ट ज्यादा थी, तो ये एक मजबूरी बनती है। कुछ लोगों ने हैंड रेज किए हुए हैं, तो जी क्या आपने क्यों ये हैंड रेज किया हुआ है? अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, आपने मुझसे कुछ पूछना है? नो, ओके। निम्रा, आपका भी हैंड रेज है, क्या आपने मुझसे कुछ पूछना है? सर जी जी इसलिए किया है जी क्योंकि मैंने कहना था कि इंडेक्स नंबर ही रहने दे, दूसरा टॉपिक ना करें, वो जी नेक्स्ट लेक्चर इंडेक्स नंबर ही रहने दे, रेग्रेशन वाला टॉपिक ना करें। क्यों? सर वो देखो ज्यादा हो जाएगा। नहीं, देखो मैं आपको एक और बात इस चीज की बता दूं, मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है कि मैं एक एक चैप्टर से आपका टेस्ट लूं। और मैं आपको बता रहा हूं, देखें हम इस स्टेज पर अगर पहुंचे हैं तो एक एक्सपीरियंस के बाद अब होता क्या है, इस वक्त आप एक एक चैप्टर का टेस्ट देते हो, क्वेश्चन आपको 100% पता होगा कि ये इंडेक्स नंबर से करना है। क्यों? आज टेस्ट इंडेक्स नंबर का हो रहा है। फिर अगला टेस्ट आपने कोई और चीज सोचनी ही नहीं है और कहना ये होना ही कोरिलेशन रिग्रेशन से है। इसके अलावा तो चैप्टर ही कोरिलेशन का है। मुझे ये बताएं कि जब एग्जाम में 8 चैप्टर 10 चैप्टर 12 चैप्टर आ जाएंगे तो उधर कैसे आइडेंटिफाई आप कर पाएंगे कि ये किस चीज का है? और यही प्रॉब्लम है, मतलब ये हो चुका है।
ये हो चुका है सर वो बेटा, अच्छे ऑलरेडी हो चुका है। सर हाँ, सर वो थोड़ा होगा, अच्छे से हो जाएगा, वैसे ज्यादा है मतलब होगा नहीं ना इसका बेनिफिट क्या होगा बताए सर, ना मुझे। मतलब जितना हम करेंगे वो उतना अच्छा करेंगे ना, ये नहीं अच्छा बेनिफिट है। करेंगे तो अब तो इस वक्त प्रोबेबिलिटी का चैप्टर चल रहा है ना, तो आपको तो अच्छा अच्छा कर लेना चाहिए था इस वक्त तक। सर वो आपको इंडेक्स तो नंबर इस वक्त तक बहुत अच्छा कर लेना चाहिए था। चले ऐसा करते हैं, फिलहाल आप फिर इंडेक्स नंबर्स का आप रहने दें, लेकिन रिग्रेशन कोरिलेशन क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, और मेरा टाइम ना जाया हो। मैं आपके टाइम की बात नहीं कर रहा, मेरा भी टाइम है ना, मैंने भी प्लान ठीक है। किया हुआ है कि आपका लेक्चर कब तक खत्म करना है, फिर मैंने रिवीजन भी आपकी स्टार्ट करनी है। तो मैं अगर इस तरह से लेट हूंगा ना, तो फिर मेरा नेक्स्ट जितना भी प्लान है ना वो डिस्टर्ब होता है एक्चुअली ना। मैंने प्लान किया हुआ है कि जब मैं आपका कोर्स खत्म करूंगा तो फिर मुझे क्या करना है, मजीद क्या करना है, वो भी मेरे जेहन में है। आपके मैंने मॉक टेस्ट करने हैं। मैंने एक और एमसीक्यूज की एक बुक है नेट पे, वो मैंने आपसे शेयर करनी है, तो इसलिए मेरे सारी प्लानिंग में है। तो ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा कह रहे हैं तो फिर आप इंडेक्स नंबर को आप फिलहाल रहने दें, क्योंकि ये वैसे भी मैंने आपको बोल दिया कि शायद एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना मार्क नहीं है। देन देयर विल बी अ टेस्ट ऑफ रिग्रेशन एंड कोरिलेशन। तो सैटरडे को आपका इसमें से जो टेस्ट है रिग्रेशन और कोरिलेशन का, सैटरडे को ये आप लोग करेंगे। ठीक है जी, तो एक तो ये अनाउंसमेंट थी कि आपका मे बी 2-3 दिन के बाद जो है वो वैसे भी आपकी दोनों क्लासेस सेम टाइम, मैथ्स की भी और स्टैट्स की भी 1-1 आवर की मैंने क्लासेस कर दी हैं, तो सेम टाइम अब आपकी दोनों क्लासेस हुआ करेंगी। और टेस्ट का भी मैंने आपको अनाउंस कर दिया, टाइमिंग में आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि ये इस टाइम पर आपका होगा, तो देन बी रेडी फॉर इट। और ये मैंने आपसे पहले भी थोड़ी रिक्वेस्ट ही कह दें कि आप ना डेज को ना कंसिडर किया करें कि ये जी मंडे है या ट्यूसडे है। आप समझें कि बस 7 दिन हम स्टूडेंट हैं। मैं अगर 7 दिन टीचर हूं तो आप भी 7 दिन स्टूडेंट है ना। किसी वक्त ज़ाहिर है कि सैटरडे को कॉलेज ऑफ होता है, तो मैं घर में बैठ के आपसे डिस्कशन या जो भी काम है तो वो मैं कर सकता हूँ। तो अच्छी पॉसिबिलिटी है कि हम बजाय इसके कि कॉलेज जाएं और गर्मी में आए, और ये आराम से हम अपने घरों में बैठे हुए हैं, देन हम लोग काम इसमें जो है वो कर रहे हैं। जी सर मैंने कहना था कि अगर ये इंडेक्स वाला ज्यादा लेट हो जाएगा टेस्ट, तो फिर हम सैटरडे को ही रख लेते हैं ये भी साथ ही। मैंने तो आपको कहा है कि सैटरडे को आप एक्चुअली दोनों टेस्ट ही कर लें, कोई फर्क नहीं है। चूंकि मेरी फिर जो प्लानिंग है ना, मैं आपको बार बार, एक आप प्लानिंग करते हो ना, एक टीचर प्लानिंग करता है, स्केड्यूल करता है। क्योंकि मैं काफी देर से ये कर रहा हूँ, तो मेरा पूरा स्केड्यूल है कि जी यहाँ टेस्ट होने हैं, यहाँ तक मैंने कोर्स को वाइंड अप करना है, फिर मैंने ब्रेक देनी है, फिर मैंने मॉक करने हैं, फिर मैंने एमसीक्यूज की बुक इनसे शेयर करनी है, एंड देन मेरा टारगेट है कि ये बच्चे एग्जाम तक किस तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे ना। क्योंकि मेरा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, मेरा काम आपको लेके भी चलना है ना। तो मैंने तो सारी प्लान किया हुआ है। अच्छा, आप ऐसा करें, जस्ट फॉर द रेज ऑफ हैंड, कितने लोग कहते हैं कि जी इंडेक्स नंबर और रिग्रेशन कोरिलेशन दोनों टेस्ट ही होने चाहिए? चले मैं आप पर फिलहाल ये डिसीजन छोड़ता हूं। हैंड रेस करके बताएं कि जी इंडेक्स नंबर और रिग्रेशन कोरिलेशन ये दोनों टॉपिक से ही टेस्ट हो जाना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 लोग फिलहाल ये कह रहे हैं कि जी दोनों टॉपिक से टेस्ट होना चाहिए। 7 वोटिंग हो रही है जी। ये डेटा इसे कहते हैं, इसे डेटा बोलते हैं। चलो, एक हाथ खड़ा करता फिर भाग जाता है वो। हाँ, चलें जी, ये डिसीजन हो गया है। चूंकि 10 जो है वो फेवर में है और 8 जो है वो अगेंस्ट हैं, तो फिर मेजोरिटी यही कह रही है कि देयर विल बी अ टेस्ट। तो दोनों जो हैं वो आपके टेस्ट होंगे। कोई बात नहीं, इसमें अपने आप को ना टेस्ट किया करें। जब तक आपके ऊपर किसी चीज का प्रेशर नहीं होगा ना, हम काम नहीं करेंगे। अदरवाइज मैं वैसे आपको कह दूं ये दोनों चैप्टर तैयार कर लें, कभी भी टेस्ट हो सकता था, तो शायद कभी भी तैयार ना करें। आप कहें जब टेस्ट अनाउंस करेंगे तो देखेंगे। अब मैंने अनाउंस किया है ना, तो देन आपने ये दोनों टॉपिक तैयार करने हैं। ठीक है जी, सैटरडे अभी तक आपके पास काफी 5-6 दिन है, तो आप कर सकते हैं। चलें जी, अब ये जो प्रोबेबिलिटी का नेक्स्ट टॉपिक है,
कुछ काफी सारे क्वेश्चन समझ लें कि मैंने आपकी आई कैप की जो बुक है वहीं से ही नोट किए हुए हैं। तो पहले तो हम देखेंगे कि ये टॉपिक जो है वो थोड़ा सा यानी कि है प्रोबेबिलिटी की ही कंटिन्यूएशन, तो ये किस तरह से थोड़ा डिफरेंट है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। द फॉलोइंग डेटा रिप्रेजेंट द डेली सेल्स इन $1000 एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज। यानी कि यहां पर एक्चुअली उसने प्रोबेबिलिटीज भी आप समझ ले कि प्रोबेबिलिटीज भी उसने जो है वो मेंशन कर दी है, खुद ही बता दिया है प्रोबेबिलिटीज का भी। किस चीज का डेटा है? कोई डेटा है वो एक दिन में कितने $1000 सेल करता है, डेली सेल है, और फिर उसकी प्रोबेबिलिटीज भी बता दी। अब ये उससे जरा थोड़ा हट गया कि जी 2 हेड की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 हेड की क्या है, सम 50 की क्या प्रोबेबिलिटी है, रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है। यहां जो डेटा प्रोवाइड किया जा रहा है वो बताया जा रहा है डेली सेल होने के क्या चांसेस हैं। कहते ना यार बड़ा चांस है कि आज मेरी सेल जो होगी, डिपार्टमेंटल स्टोर कहता है कि इतनी हो जाएगी, आज यार लॉकडाउन है बस सेल होने के चांसेस कम हैं। तो ये एक्चुअली डेटा दिया गया है। ठीक है, क्या डेटा दिया गया है ये समझ लें। ये आपको इवेंट्स सारे के सारे दे दिए। किसी दिन उस डिपार्टमेंटल स्टोर में $0,000 की सेल होगी, नहीं होगी, बिल्कुल भी बंद है दुकान, नहीं होगी सेल। कहता 20% प्रोबेबिलिटी है उसकी। हमें नहीं पता ये कैसे उसने कैलकुलेट की है, बस हमें उसने प्रोबेबिलिटीज बता दी है। 1 का मतलब है चूंकि उसने डेली सेल $1000 दी हुई है, तो 1 का मतलब है $1000। $1000 एक दिन में उस डिपार्टमेंटल स्टोर की सेल होगी। कहता ऐसा होने का चांस कितना है? 30%। $2000 सेल होने का चांस 25%, $3000 सेल होने का चांस 15%, और $4000 सेल होने का चांस 10%, 5000 6000 कोई चांस नहीं है। तो यही पॉसिबिलिटीज 5 बनती हैं। $0 नहीं सेल होगी, $1000, $2000, $3000 और $4000, और आगे उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटीज दी गई हैं। अच्छा, सबसे पहले कि अगर याद करें कि हमने एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी या एक फ्रीक्वेंसी टेबल पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी टेबल में ये होता है कि कौन सी वैल्यू कितनी कितनी दफा डेटे में आ रही है, यहां हम फ्रीक्वेंसीज लिख देते थे, याद है ना? 15 से 20 तक 5 वैल्यूज हैं, 6 है। ऐसा टेबल जिसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं दी हुई, यहां फ्रीक्वेंसीज नहीं बताई हुई, क्या बताया हुआ है? यहां प्रोबेबिलिटीज बताई हुई हैं कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 1 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 2 की क्या, 3। तो ऐसा टेबल जिसमें हर इसे इवेंट कह दें, हर इवेंट के आगे उसकी प्रोबेबिलिटी मेंशन की गई हो, जस्ट लाइक कई हर वेरिएबल की आगे फ्रीक्वेंसी मेंशन की हो कि ये वेरिएबल कितनी दफा या ये वैल्यू कितनी दफा आएगी। अगर ये इस तरह से ना हो, बल्कि हर वैल्यू की आगे प्रोबेबिलिटी दी हुई हो कि इस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या है, इस वैल्यू की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो उस टेबल को हम फ्रीक्वेंसी टेबल नहीं बल्कि प्रोबेबिलिटी टेबल बोलते हैं। बिल्कुल उसी तरह का ही है ये, बिल्कुल उसी तरह का ही है। सिर्फ और सिर्फ आप समझ लें फ्रीक्वेंसी का वर्ड काट के आपने प्रोबेबिलिटी का वर्ड लिख देना है। कब? जब हर वैल्यू के आगे उसकी प्रोबेबिलिटीज मेंशन कर दी जाएं कि जी इसकी प्रोबेबिलिटी ये है, इसकी प्रोबेबिलिटी ये और इसकी, तो सारी प्रोबेबिलिटी आपने कहा जी प्रोबेबिलिटी अगर उसने खुद ही दे ही दी है तो अब हमने क्या करना है? यस, उसने इसी टेबल से कुछ इंफॉर्मेशन आपसे पूछी है। वो कहता है ये मैंने हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट कर दी है। हो सकता है उसने एक एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी आपको कैलकुलेट कर दी है, इट मे बी वो आपको 2 इवेंट या 3 इवेंट को मिला के पूछ ले, वो तो नहीं ना, मिलाना तो हमें पड़ेगा ना। और याद है ना ए एंड बी 2 इवेंट मिल गए, ए और बी 2 इवेंट मिल गए, तो बिल्कुल उसने आपको सिंगल इवेंट की प्रोबेबिलिटी दी हुई है, और अब आपसे वो मे बी वो 2 इवेंट या 3 इवेंट या इस तरह से कुछ इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो आपसे डिमांड करे, तो हम पढ़ते हैं। तो टेबल ये आपके ना वो जो आई कैप ने आपको बुक दी हुई है ना, स्टडी मटेरियल या स्टडी टेक्स्ट जो भी है, उसका ये एग्जांपल है। क्योंकि मुझे वहां से ये डिफरेंट नजर आई तो मैंने वहां से पिक कर लिया। पहला क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट क्या डेली सेल इज 0, सेल नहीं होगी ऑन कंसेक्यूटिव 2 days, 2 दिन डेली सेल नहीं होगी।
2 दिन लगातार 2 दिन उसकी सेल जो होगी वो 0 होगी। अब जरा इसको लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी। अब फर्ज करें ये मैं फर्स्ट डे की सेल लिख लेता हूं, ये सेकंड डे की सेल लिख लेता हूं। डेली सेल इज 0, पहले दिन तो 0 सेल होगी, मैंने वैल्यू लिख दी। दूसरे दिन भी 0 सेल होगी। अब ये 2 इवेंट हो गए ना, 0 सेल, अगर एक दिन की सेल एक इवेंट, दूसरे दिन की सेल दूसरा इवेंट, अब दोनों सेल थे 0। और याद है मैंने कहा था कि इनमें जरूर एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट होगी, या यूनियन होगा या इंटरसेक्शन होगा। ये बात तो क्लियर है कि दोनों में से है। अगर आप यूनियन यहां लिखते हैं, यूनियन, इसका मतलब ये लेंगे कि एक दिन तो 0 सेल होगी। लाजमी नहीं है कि ये बात भी ठीक हो। यूनियन का वर्ड स्टार्ट में ये बिल्कुल बहुत दफा हम एक्सप्लेन कर चुके हैं कि ये कुछ इसी किस्म का ही ये वर्ड जो है वो आपके पास होगा। 1 मिनट जी, मैं जरा एक कॉल अटेंड कर लूं, फिर मैं आपसे बात करता हूं। हेलो, वालेकुम सलाम। तो जी इसमें अब अगर तो मैं, ये 2 इवेंट हो गए, सेल ऑन द फर्स्ट डे, सेल ऑन द सेकंड डे, 2 इवेंट हो गए। 2 इवेंट हो गए, इनमें कोई कनेक्टर होना है, या यूनियन या इंटरसेक्शन। यूनियन लगा दिया जी, क्या फर्क है इसमें? होगा कि इस दिन तो सेल हुई, इस दिन तो सेल जो है वो 0 हुई, ये बात ठीक है, लेकिन दूसरे दिन भी सेल 0 हुई है। यूनियन का मतलब होता है और का मतलब है या ये पहले दिन 0 हुई है या दूसरे दिन 0 हुई है, ठीक है ना, किसी एक दिन, जबकि वो तो कह रहा है दोनों दिन ही 0 हुई है। तो इससे हमें ये चीज क्लियर हो गई कि इनमें जो कनेक्टिंग स्टेटमेंट आएगी वो एंड की आएगी। तो 0 सेल ऑन फर्स्ट डे एंड 0 सेल ऑन सेकंड डे। अब आपने प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट करनी है, और जब भी एंड का वर्ड आता है तो एंड के वर्ड का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन। तो आप ये समझ लें, प्रोबेबिलिटी ऑफ 0, अब ए बी की बजाय, ए इवेंट बी इवेंट की बजाय 0 सेल एक इवेंट है, और एंड का मतलब है मल्टीप्लीकेशन। दूसरे दिन भी सेल 0 होगी, तो दोनों दिन तो यही प्रोबेबिलिटी आएगी ना। अगर 20% चांस है किसी दिन सेल 0 होने का, तो आप कहें जी एक दिन 0 सेल 20%, तो दूसरे दिन 0 सेल, ये कोई फर्क तो नहीं है कि जी कल सेल नहीं हुई थी तो आज क्यों सेल होगी, तो ऐसा तो नहीं है। तो इट मींस कि आप इनको मल्टीप्लाई करके एंड देन आप इसकी प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले आपको आल्दो टेबल दिया हुआ था, सारी उसने पॉसिबल स्टेटमेंट्स आपको मेंशन की हुई थी। इवन देन फिर आपको उसमें से 2 इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्टेटमेंट्स में 2 इवेंट के दरमियान में या एंड का वर्ड आना या और का आना है। अब आपने देखना है कि दोनों स्टेटमेंट जरूर सही होनी चाहिए, तो एंड, आप कहेंगे कोई एक भी सही हो जाए तो और जहां एंड वहां मल्टीप्लीकेशन, जहां और वहां एडिशन का जो है वो सिंबल आप लोग जो है वो यूज करेंगे। सेकंड है टोटल सेल ऑफ 6 ऑन 2 days। कहता है 2 दिनों की सेल जो है वो 6 होनी चाहिए, टोटल सेल 6 बननी चाहिए। अच्छा, अब उसी तरह से फर्ज करें मैं फर्स्ट डे की सेल लिख लेता हूं, सेकंड डे की लिख लेता हूं। अगर फर्स्ट डे में
$2000 सेल हो उनकी और दूसरे दिन $4000 सेल हो, तो फिर 2 दिनों की सेल 6 बन जाती ना, जो उसने कहा था। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम वो करते थे कि डाइस का सम जो है वो 8 होना चाहिए, तो हम कहें जी इधर 2 आ जाए, इधर 6 आ जाए तो 8 हो गया। या डाइस का सम जो है वो 6 होना चाहिए, तो हमने कहना 2 4 6 होता है। अच्छा, क्या ये भी नहीं हो सकता 4 2? ये भी तो पॉसिबिलिटी है ना, ये डिफरेंट चीज होगी ना। उसमें फर्ज करें ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, मंडे को 2000, ट्यूसडे को 4000, 6 हो गया। और इट मे बी मंडे को 4000, ट्यूसडे को 2000। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, और एक पॉसिबिलिटी 6 की और क्या बनेगी, और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है? 3 दिन मंडे की सेल हो जाए, 3000 ट्यूसडे को हो जाए, 6 बन गया। और 6 कैसे बनेगा? 1 5 से भी 6 बन सकता है, 1000 और 5000। लेकिन नोट करें 5000 की सेल तो है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कैसे लिख सकते हैं जी एक दिन उस दुकानदार की सेल, उस स्टोर की सेल 1000 और एक दिन 5000 हो जाए तो 6000 बनती, भी 5000 तो किसी दिन भी नहीं हुई। तो जो पॉसिबिलिटी एक्चुअली बनती हैं वो यही पॉसिबिलिटीज हैं। 2 4, एक दिन 2000, पहले दिन, ये इंपॉर्टेंट है ना, फर्स्ट डे सेकंड डे, 2000 4000 या 4000 2000। और या ये देखिए ना, 2000 और 4000 की सेल हो 6 बन जाएगी। अब जरा खुद ही सोचें, मैं पूछूंगी इसके अलावा यानी कि और क्या पॉसिबिलिटी है? ये भी एक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा 3 3, और मेरा ख्याल है इसके अलावा नहीं। ठीक, अब जहां पर इंटरसेक्शन है वहां मल्टीप्लीकेशन आ गई। मैंने एक्चुअली इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया ना, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करके लिख लिया, इनको मल्टीप्लाई करके लिख लिया। 0.25 मल्टीप्लाई बाय 0.1, और फिर इसी तरह से 4 2 और इसी तरह से 3 3। तो ये चलें जी, थर्ड पार्ट आपने खुद करना है। टोटल सेल लेस देन 2, ये आपने खुद अटेम्प्ट करना है। जी उमर अब्दुल्ला, यस सर। क्या क्या सेल हो 2 दिनों में, वो स्टोर कितनी कितनी अर्निंग करे, को आप कह सकें कि जी उसकी सेल जो है वो 2000 से कम हुई है। पहले दिन कितनी सेल हो, दूसरे दिन कितनी सेल हो, तो सेल 2000 से कम होगी। शाबाश। 0 इंटरसेक्शन 0 0 और सर 0 इंटरसेक्शन 0 करेंगे, फिर प्लस जी, 1 इंटरसेक्शन 1।
एक्चुअली दोनों दिन अगर उस दुकानदार की सेल 0 और 0 होती है तो आप कहेंगे जी पहले दिन भी 0 सेल हुई, दूसरे दिन भी 0 सेल हुई, टोटल सेल 0 जो कि लेस देन 2 है। पहले दिन $1,000 कर लें, दूसरे दिन 0 नहीं सेल हुई तो ये टोटल सेल 1 होगी जो कि 2,000 से कम है, और 0 और 1 ये भी 2,000 से कम है। तो 3 पॉसिबिलिटी, दिस और दिस और दिस, और इनमें क्या आएगा, इंटरसेक्शन। तो पहली स्टेटमेंट एंड देन सेकंड पॉसिबिलिटीज एंड देन द थर्ड वन। तो इस तरह से आप ये सारी की सारी कैलकुलेशंस जो है वो कंप्लीट अपनी कर सकते हैं। तो क्वेश्चंस को ना थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि उसने कहा था 2000 से कम सेल हो, आप कहें जी दोनों के दिन सेल 0 होगी तो 2000 से कम ही है ना, हमें इससे नहीं कंसर्न कि कितनी कम हो, भी 0 सेल इज लेस देन 2, 1 टोटल सेल ऑफ 1000 इज लेस देन 2। और वो 1 कैसे बन सकती 2 दिन में, मंडे, ऐसे मैं मंडे ट्यूसडे कह रहा हूं, फर्स्ट सेकंड डे, मंडे को 0 ट्यूसडे को 1 और मंडे को 1 ट्यूसडे को 0, 2 डिफरेंट चीजें हो गई ना, आज 0 दूसरा 1, तो 16% चांस है कि उसकी 2 दिनों की सेल जो होगी वो उससे कम होगी। तो ये 3 क्वेश्चन थे कि दोनों दिनों की सेल 0 होगी, 0 एंड 0, दोनों दिनों की टोटल सेल 6 होगी, और दोनों दिनों की टोटल सेल जो है वो 2 से कम होगी। तो ये क्वेश्चन जो है ये आपके आई कैप की जो बुक है उसमें ये मेंशन है। एंड सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आई कैप ने अपनी बुक में दिया हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर वो इस तरह के 2 क्वेश्चन अपनी बुक में दे रहा है और आगे भी एक क्वेश्चन है, ये थर्ड वन होगा, ये वाला, ये भी ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पर है, और ये क्वेश्चन आई कैप ने अपनी एग्जाम में दिया हुआ है। तो मैं ये समझ रहा हूं कि 2 क्वेश्चन आई कैप ने पैटर्न के तौर पर अपनी बुक में मेंशन किए हुए हैं, उसी तरह के एक क्वेश्चन अगर पास्ट एग्जाम में आया हुआ है तो ये फिर उनके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक इंपॉर्टेंट है। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, क्यों, इसमें उसने आपको प्रोबेबिलिटीज वगैरह खुद ही कैलकुलेट करके दी है, और चीज इंपॉर्टेंट है कि इनमें से किस किस इवेंट को लेके वो उसने रिक्वायर किया वो आएगा। अब जरा इस एग्जांपल को पढ़ते हैं, ये भी आपके नोट्सों में अवेलेबल है। 3 people A, B and C get into the lift on the ground floor of a building। किसी बिल्डिंग में लिफ्ट लगी हुई है और 3 लोग हैं, एक A है, एक B है, एक C है, और वो कहता है जिस बिल्डिंग की लिफ्ट में सवार होते हैं। द बिल्डिंग हैज 6 floors, 6 टोटल उसके फ्लोर है। द ग्राउंड फ्लोर, जमीन, ग्राउंड फ्लोर जहां लिफ्ट लगी हुई है, और इसके अलावा फ्लोर 1 to फ्लोर 5 है, यानी कि एक ग्राउंड फ्लोर है जिसके ऊपर लिफ्ट लगी हुई है, और फिर 5 मजीद फ्लोर। हर एक ग्राउंड फ्लोर पर लिफ्ट है, तो आप लिफ्ट में सवार हो गए तो उसी फ्लोर पे तो नहीं ना उतरेंगे, वो तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड, ग्राउंड फ्लोर एंड देन फर्स्ट फ्लोर। द प्रोबेबिलिटी दैट अ पर्सन एंटरिंग द लिफ्ट एट द ग्राउंड फ्लोर requires a given floor is as follows। requires का मतलब है कि वो कहां जाना चाहता है। ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट पे सवार हुआ, वो कहता है जी किस फ्लोर पर वो उतरना चाहेगा, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ पे। तो ये सारी की सारी प्रोबेबिलिटीज जो हैं वो एक्चुअली वहां पर मेंशन है। अब ये कैसे होगा, या कैसे, मैंने आपको बोला ना कि डेटा नहीं हमें पता कि उन्होंने कैसे कलेक्ट किया, लेकिन अगर आप नोट करें तो शायद इजी भी है। लाइक किस तरह से कि जी मुख्तलिफ ये लिफ्ट लगी हुई हैं, कंप्यूटराइज्ड लिफ्ट होती हैं। लेट्स सपोज एक आदमी लिफ्ट पे बटन पुश करता है तो डेटा एंट्री आ गई कि एक पर्सन लिफ्ट पर सवार हो गया, ठीक है ना, 1 या 2 वो काउंटिंग में आ जाता है। कौन सा बटन प्रेस किया उसने, 1, तो डेटा रिकॉर्ड हो गया, फ्रीक्वेंसी बन गई कि जी एक शख्स ऐसा था जो ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट पे सवार हुआ है और वो फर्स्ट फ्लोर पर उतर गया। लेट्स सपोज उस पूरे दिन लिफ्ट के डेटा के मुताबिक 100 लोग सवार हुए लिफ्ट में, 10 लोग पहली फ्लोर पर उतर गए, तो प्रोबेबिलिटी तो आ गई फिर 10/100, 10%, ठीक है ना। तो इस तरह हमें नहीं कंसर्न ये कैसे उन्होंने ये कैलकुलेट कर ली, तो मैं आपको वैसे एक आइडिया दे रहा हूं कि ये मुश्किल नहीं है, कंप्यूटराइज सिस्टम है तो उनके पास आ रहा है। सेकंड फ्लोर पर उतरने का चांस 2%, थर्ड फ्लोर पर, ग्राउंड फ्लोर से एक शख्स सवार हुआ लिफ्ट पे, थर्ड फ्लोर पर उतर गया, 20% चांस। कोई शख्स ग्राउंड फ्लोर से आएगा, 4th फ्लोर तक जाएगा, 30% चांस, और वो 5th फ्लोर पे जाके उतरेगा, 2%, और सारी प्रोबेबिलिटीज को अगर आप ऐड करेंगे तो 1। ये फिर इवेंट दिए हुए, और यहां इवेंट क्या है, यहां इवेंट है कि वो किस फ्लोर पर उतरेगा।
पिछला अगर प्रोबेबिलिटी थी या पिछला डेटा था या वैल्यू थी कि एक दिन की सेल कितनी होगी और उसकी प्रोबेबिलिटी थी, यहां है कि वो किस फ्लोर पर उतर जाएगा और आगे उसकी प्रोबेबिलिटीज मेंशन की हुई है। और फिर उसने हमसे अब कुछ क्वेश्चन किए हुए हैं, कहता है कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट, क्या क्वेश्चन है, ए कौन है, पर्सन है ना, पीपल, ए रिक्वायर्स इधर फ्लोर 3, फ्लोर 4 और 5। जो पर्सन ए है, अगर वो ग्राउंड फ्लोर से, फर्ज करें ये ग्राउंड फ्लोर है और वो पर्सन ए इसमें सवार हो जाता है, वो कहता है कि अगर वो ग्राउंड फ्लोर से इस पे सवार हो गया है तो क्या चांस है कि वो 3rd फ्लोर पे या 4th फ्लोर पे या वो 5th फ्लोर पे उतरे जाएगा। देखिए अब वैसे तो मैं समझता हूं कि इसमें बड़ा क्लियरली वर्ड और लिखा हुआ है, और जब लिस्ट में ऐसे लिखा हुआ हो तो इसका मतलब है यहां पर भी और ही होगा ना। और वैसे भी आप देखें कि ये तो नहीं हो सकता कि आप कहें जी जो शख्स ए है वो अगर लिफ्ट पर सवार हुआ है तो वो 3रे फ्लोर पर भी उतरा है एंड 4th पे भी सेम टाइम तो नहीं उतर सकता ना। इवेंट तो एक ही है ना कि वो शख्स कहां उतरेगा, या तीनों में से किसी एक पर, ऐसा कह लेना 3 और 4 और 5 तीनों में से किसी, एंड नहीं लगेगा ना, एंड में तो होगा 3रे पर भी उतरा है, वही उसी वक्त जब वो ग्राउंड फ्लोर से सवार होगा 3रे पर उतरेगा वो 4था नहीं कहलाएगा, 4थे पर उतरेगा वो 3रा नहीं कहलाएगा। तो वो कहते हैं 3रे पे या 4थे पे या 5वें पर उतरेगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटीज मैंने लिख दी। प्रोबेबिलिटी, अब मैंने थोड़ा सा वो स्टेटमेंट की बजाय मैंने कहा या तो वो फ्लोर 3 पर उतरेगा और फ्लोर 4 पर उतरेगा और फ्लोर 5 पर, और की वजह से मैंने क्या कर दिया, इसको प्लस कर दिया। 3rd फ्लोर की प्रोबेबिलिटी 0.2, 4th फ्लोर की प्रोबेबिलिटी 0.3, ये हो गई 0.5, और 5th फ्लोर की प्रोबेबिलिटी 0.2 और 0.7। तो 70% चांस है कि वो शख्स ए अगर ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट में सवार होता है तो वो इन 3 फ्लोर में से किसी फ्लोर पर उतरेगा। वो कहता है जी 70% जो है वो चांस है। सेकेंड, नीदर ए बी नॉर सी रिक्वायर फ्लोर 1, नीदर नहीं उतरेंगे। अब यहां पर समझ लें 3 इवेंट आ गए, ए कहां उतरेगा, बी कहां उतरेगा और सी कहां उतरेगा। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। अब कहां उतरेंगे ये नहीं पता, इतना पता है वो फ्लोर 1 पर नहीं उतरे। समझ रहे हैं ना नीदर नॉर का, ए यानी कि ए भी फ्लोर 1 पर नहीं है, नीदर नॉर, ना बी है फ्लोर 1 पर उतरा ना सी, तो ए फ्लोर 1 पर नहीं उतरा, ये लिखना है। दिस वन फ्लोर 1 कॉम्प्लीमेंट, पता नहीं कहां उतरा है, छोड़ दें इसको, बस फ्लोर 1 पर नहीं उतरा। बी अब किधर नहीं उतरा, बी फ्लोर 1 पर उतरा, नो, और सी फ्लोर 1 पे नहीं है। अब ये 3 इवेंट हो गए, ए कहां उतरा, बी कहां उतरा, सी कहां उतरा, ये 3 इवेंट हो गए। अब इसके अंदर एक कनेक्टिंग स्टेटमेंट लगनी, यूनियन या इंटरसेक्शन, प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। यूनियन का मतलब ये होगा, ये बात तो सही है कि ए फ्लोर 1 पर नहीं उतरा, लेकिन ये नहीं पता कि वो उधर उतरे कि नहीं, जबकि वो कह रहा है तीनों नहीं उतरे, तो इसका मतलब है ये तीनों स्टेटमेंट जो हैं वो सही होनी चाहिए। तो दैट देयर इज अ वर्ड ऑफ एंड आएगा कि जी तीनों ही फ्लोर 1 पर नहीं उतरे। और का वर्ड हम उस वक्त यूज करते हैं जब हम कहते हैं एक बात सही है बाकी का पता नहीं है, जबकि हम कह रहे हैं तीनों बातें हम लोग जो इसको कंफर्म कर रहे हैं। तो ये फ्लोर 1 पर नहीं उतरेगा, ये फ्लोर 1 पर, या समझ लीजिए ए के लिए लिखा हुआ है, ये मैंने बी के लिए लिखा हुआ है, ये मैंने सी के लिए लिखा हुआ है। अब हर एक, अब फाइंड कैसे करना है, देखिए फ्लोर 1 पर उतरने का चांस अगर 10% है तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट कहता है कि 1 में से ये माइनस कर दें, 1 में से माइनस कर दिया जाए 1% को, तो ये 90% चांस है कि वो फ्लोर 1 पर नहीं उतरेगा। इसका मतलब वो इन कहीं फ्लोर पर उतर जाएगा, 2 पे, 3 पे, 4 पे या 5 पे। तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से मैंने कैलकुलेट किया, फ्लोर 1 पर उतरने का चांस अगर 10% है तो फ्लोर 1 पर ना उतरने का चांस जो है वो 90% हो जाएगा ना।
90% से क्या मुराद है, वो इन फ्लोर में से किसी फ्लोर पर उतर जाएगा, तो ये देख लें 90% है। और मैंने किया 1 में से 10% माइनस कर दिया तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट से आ गया। अब बी का भी तो वही चांस होगा, ये तो नहीं है कि ए का चांस तो फ्लोर 1 पे ना उतरने का 90% है तो बी का डिफरेंट है। भी उसका क्यों डिफरेंट है, उसका भी 90% चांस है कि वो फ्लोर 1 पे नहीं उतरेगा, और तीसरे का भी। और चूंकि यहाँ वर्ड एंड के हैं और एंड की वजह से मल्टीप्लीकेशन। थर्ड वन है A and B requires the same floor. जिस फ्लोर पर A उतरेगा B भी उधर ही उतरेगा। दो इवेंट हो गए, A और B। अब ऐसी स्टेटमेंट लिखनी है प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए कि जिस फ्लोर पर A उतरेगा B भी एग्जैक्टली उसी फ्लोर पर उतरेगा। अब पॉसिबिलिटीज हमें खुद लिखनी है, हमें नहीं पता कि A किस फ्लोर पर उतरेगा, बस इतना है जी जिस फ्लोर पर ए होगा बी भी उसी फ्लोर पर होगा। तो अगर ए फ्लोर 1 पर उतर रहा है तो फिर बी भी वहीं उतरेगा। ये बी के लिए लिखा हुआ है ना, ए एंड बी रिक्वायर द सेम फ्लोर हो गए। अब आप कहें जी लाजमी है और पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल है कि वो फ्लोर 2 पर उतरेगा तो फिर बी ने भी उसी फ्लोर पर उतरना है। या और पॉसिबिलिटी क्या है कि जी वो फ्लोर 3 पर उतरेगा तो उसने भी उधर ही उतर जाना है। फ्लोर 4 पर है तो 4 है, 5 है तो 5 है। भाई वो आपस में दोस्त हैं तो जाहिर है कि दोनों एक ही फ्लोर पर उतर रहे हैं। तो देन अब F1 फ्लोर 1 पर उतरने का चांस है 10%, मल्टीप्लाई बाय 0.1, तो मैंने उनको 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 की बजाय 0.1 का स्क्वायर कर दिया। इसी तरह से 0.2 2 दफा आना था तो 0.2 का स्क्वायर कर दिया, 0.2 का स्क्वायर कर दिया, देन 0.3। तो ये 22% चांस है कि ए और बी दो लोग हैं, वो अगर ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट पे जाते हैं तो दोनों वो एक ही फ्लोर पर उतर जाएंगे। ऐसा होने का चांस जो है वो 22%। ए एंड बी रिक्वायर दिस टाइम डिफरेंट फ्लोर। जिस फ्लोर पर ए उतरेगा बी उधर नहीं उतरेगा। आगे था सेम, अब है डिफरेंट। ये देखें, अगर ए फ्लोर 1 पर उतर रहा है तो बी फ्लोर 1 पर ना उतरे तो डिफरेंट हो जाएगा ना। वो 2 पर उतर जाए, 3 पे, 4 पे, 5 पे, 6 पे, हमें इससे कंसर्न नहीं है। कि हम तो कहेंगे जी अगर वो फ्लोर 1 पर उतर रहा है तो बी उधर ना उतरे तो दोनों के फ्लोर डिफरेंट हो जाएंगे। क्लियर? आप कहें जी अगर फ्लोर बी ए जो है वो फ्लोर अगर 2 पर उतर रहा है तो बी फिर उधर ना उतरे, डिफरेंट हो जाएंगे। अगर ये 3 है तो ये 3 पर ना उतरे, अगर ये 4 है तो ये 4 पे ना उतरे, अगर ये 5 है तो ये 5 पर ना उतरे, तो डिफरेंट हो जाएंगे। अब फ्लोर 1 पर उतरने का चांस है 10%, फ्लोर 1 पर ना उतरने का चांस 90%। पर्सन जो भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, तो चांस तो 90% ही है ना। फ्लोर 2 पर उतरने का चांस 2%, ना उतरने का चांस अब कॉम्प्लीमेंट 80%, एंड सिमिलरली फ्लोर 2 एंड फ्लोर 3। तो 78% चांस है कि अगर ए और बी ग्राउंड फ्लोर से उस लिफ्ट में सवार होते हैं तो दोनों डिफरेंट फ्लोर्स पर उतरेंगे। ऐसा होने का चांस जो है वो 78% है। फिफ्थ वन, ओनली वन ऑफ ए, बी एंड सी रिक्वायर फ्लोर 2। 3 लोग हैं, तीनों ग्राउंड फ्लोर से लिफ्ट पे सवार हुए हैं। कहता है सिर्फ एक फ्लोर 2 पर उतरेगा। इसका मतलब क्या है? बाकी 2 लोग फ्लोर 2 पे नहीं उतरेंगे। अब वो कौन सा होगा ये तो नहीं हमें पता, तो मैंने इसको मेंशन किया है। इसे समझ ले ए, बी और सी। ए फ्लोर 2 पर, उसने कहा ओनली वन ऑन फ्लोर 2। ए अगर फ्लोर 2 पर उतरेगा तो फिर बी वहां नहीं उतरेगा, सी वहां नहीं उतरेगा, तो फिर एक ही बना ना। अब एक पता नहीं कौन था, तो क्या वो ए ही हो सकता है? नहीं, वो बी भी हो सकता है। बी अगर फ्लोर 2 पर उतर जाएगा तो बाकी 2 वहां नहीं उतरेंगे, वो सी भी हो सकता है। सी अगर फ्लोर 2 पर उतरेगा तो बाकी 2 नहीं होंगे। तो देखिए ये जब मैंने जितनी स्टेटमेंट लिखी हुई है ए बी सी कहां कहां उतरेंगे, उसमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही शख्स ऐसा है, चाहे वो ए है या बी है या सी है, जो कि फ्लोर 2 पे जो है वो उतर रहा है। और अब आपको पता है कि फ्लोर 2 पर उतरने का चांस अगर 20% है तो ना उतरने का चांस 8%, ना उतरने का चांस 8% किसी भी पर्सन के लिए। तो प्रोबेबिलिटी हम फाइंड कर सकते हैं। तो सिक्स्थ वन है
B travels 3 floor further than A. B जो है, अगर A जिस फ्लोर पर भी उतरेगा, B उससे 3 फ्लोर बाहर जाके उतरेगा। अब पता नहीं A कहां उतर रहा है, आपने पॉसिबिलिटी लिखनी है। अगर A फ्लोर 1 पर उतर रहा है तो कंडीशन है B ने उससे 3 फ्लोर आगे जाना है। 2 फ्लोर 1, 2, 3, 4, 3 फ्लोर आगे, इसका मतलब B 4 पर उतर जाएगा। आप कहें कि जी अगर A जो है वो फ्लोर 2 पर उतरेगा तो ठीक है, तो B ने फिर 3 फ्लोर बाहर जाके उतरना है। हाँ, आप कहें जी कि अगर ये फ्लोर 3 पर उतरेगा तो ये क्यों नहीं लिखा हुआ 3 फ्लोर बाहर जाके उतरेगा? ये है ही नहीं, ये तो फ्लोर ही नहीं है, फ्लोर ही 5 है, छठा तो फ्लोर ही नहीं है। इसका मतलब है यही 2 पॉसिबिलिटी बचती हैं कि जी बी ने 2 फ्लोर बाहर जाके ए से उतरना है। अगर ए फ्लोर 1 पर उतरेगा तो बी उससे 3 फ्लोर आगे 4 पे जाके उतर जाएगा, और अगर 2 पर है तो 5 पर, 3 पर इसलिए नहीं है कि फिर बी के 3 फ्लोर फर्दर 6 फ्लोर बनता है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक है जी, तो ये आपके 2 क्वेश्चन जो थे, ये आई कैप की बुक के मेंशन थे। आप इसको एक दफा ये आपकी बुक में भी हैं जो मैंने आपको दी है, ये आपके आई कैप के स्टडी मटेरियल में भी हैं। आप इसको बहरहाल देख लें, और चूंकि अगली क्लास स्टार्ट होने वाली है तो नेक्स्ट जो कल का लेक्चर होगा उसमें मैं पहले आपसे आपके जो क्वेश्चन होंगे उसको मैं आपसे डिस्कस करूंगा, एंड देन फिर अगला हम अपना जो है वो स्टार्ट करें। ठीक है जी।